ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय संयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम एक खुदा जो नफरत करता है उसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे किताब में। वफा सुल्तान द्वारा जी रचित किताब, लिखित किताब। उस किताब में अगला चैप्टर है मुसलमान आदमी और उनकी महिलाएं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ आज की न्यूज़। बुलाया सत्संग के नाम पर थमा दिया क्रॉस। हरिद्वार में ईसाई बनने पर पैसे का लालच। पंजाब तमिलनाडु के मिशनरियों पर दर्ज हुई एफआईआर। सचिन के मुताबिक कुछ देर बाद जेबिस्टन और स्टेला उसे अकेले में ले गए। वहां उसे 1-2 लाख रुपए का लालच दिया और ईसाई बन जाने के लिए कहा। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से ईसाई धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का लालच भी दिया जा रहा था। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। घटना रविवार 8 जनवरी की है। ये मामला कनखल थाना क्षेत्र का है। मामले में शिकायतकर्ता का नाम सचिन सैनी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सचिन ने बताया कि शनिवार 7 जनवरी को वो कुछ व्यक्तिगत कार्य से रोशनाबाद स्थित समाज कल्याण ऑफिस गया था। वहां पर सचिन को दिनेश नाम का व्यक्ति मिला। दिनेश ने खुद को जगजीतपुर का रहने वाला बताया। शिकायत में बताया गया है कि दिनेश ने अपने घर पर एक सत्संग होने की जानकारी देते हुए अगले दिन उसमें सचिन को भी आने का न्योता दिया। शिकायत में सचिन ने लिखा है कि दिनेश ने अपने घर में होने वाले सत्संग से सभी दिक्कतों के दूर होने की बात कही। दिनेश ने यह कथित सत्संग हर रविवार को होने की जानकारी दी। दिनेश की बात पर यकीन कर सचिन अगले रविवार को उसके घर गया। यह घर शिवडेल स्कूल के सामने वाली गली में था। यहाँ पर सचिन को पहले से 3 लोग मौजूद मिले, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। इन सभी ने अपना नाम जेबिस्टन, स्टेला व गिन्नी बताया। सचिन के मुताबिक कुछ देर बाद जेबिस्टन और स्टेला वहां उसे अकेले में ले गए। वहां उसे 1-2 लाख रुपए का लालच दिया और ईसाई बन जाने के लिए कहा गया।
इस दौरान स्टेला ने सचिन को 4-5 ईसाई क्रॉस दिए, उसके घर में सबके गले में लटकाने के लिए कहा गया। जब सचिन ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो उसे वापस भेज दिया गया। इस दौरान शोर-शराबा हुआ और मौके पर पुलिस पहुंच गई। शिकायत पत्र में सचिन ने सभी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। ऑप इंडिया के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। दूसरी खबर है, तुम्हें मुस्लिम बनाकर अपनी बेगम बनाऊंगा। अनस ने हिंदू छात्रा को दी सर तन से जुदा और एसिड अटैक की धमकी। जेल से छूटा तो कॉलेज में घुस किया प्रताड़ित। पुलिस कमिश्नर अ, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना नौबस्ता की अपर पुलिस उपायुक्त ने जानकारी दी कि एक स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसमें अनस नाम का व्यक्ति स्कूल में घुसकर छात्रा को परेशान कर रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदू युवती से जबरन निकाह करने और मुकदमा वापस लेने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपित अनस ने छात्रा के कॉलेज में घुसकर उस सबसे सामने उससे बेइज्जत किया। विरोध करने पर उसने छात्रा को तेजाब से नहलाने और उसका सर तन से जुदा करने की धमकी दी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली न्यूज़ है, गाड़ी जाने दो वरना तौहीन रिसालत यानी ईश निंदा लगवा दूंगा। पाकिस्तान में ईसाई महिला सिक्योरिटी इंचार्ज को सलीम ने दी धमकी, बोला तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। ईसाई महिला सुरक्षा इंचार्ज ने बिना वैध पास और नंबर प्लेट के एक एजेंट के घुसने पर आपत्ति जताई और गाड़ी निकालने को कहा। महिला की इतनी बात सुन वो व्यक्ति अन्य सुरक्षा कर्मी भड़क गए, जिन्होंने गाड़ी को अंदर जाने के लिए छोड़ा था। इसके बाद उन्हें धमकी दी जाने लगी। पाकिस्तान में ईश निंदा का इल्ज़ाम लगाना अल्पसंख्यकों को डराने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें ईसाई सिक्योरिटी गार्ड को एक मुस्लिम व्यक्ति धमका रहा है कि अगर उसने गाड़ी रोकी तो वह मौलाना को बुलाकर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा देगा। घटना वीडियो में कैद है, इसलिए साफ पता चल रहा है कि महिला की कोई गलती नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पूरा मामला जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां तैनात एक महिला सुरक्षा इंचार्ज ने बिना वैध पास और नंबर प्लेट के एक एजेंट के घुसने पर आपत्ति जताई और गाड़ी बाहर निकालने को कहा। महिला की इतनी बात सुन वो व्यक्ति और अन्य सुरक्षा कर्मी भड़क गए, जिन्होंने गाड़ी को अंदर जाने के लिए छोड़ा था। इसके बाद उन्हें धमकी दी जाने लगी। अगली न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर। अब पुंछ में हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी, नए साल पर राजौरी में आधार कार्ड देखकर मारी थी गोलियां। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी गांव में हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकियों ने 3 घरों में फायरिंग की थी। ये घर 50 मीटर के दायरे में बने थे। आतंकियों द्वारा की गई इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। कश्मीर के पुंछ में हिंदुओं के घर पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। इसके बाद में से स्थानीय हिंदू डरे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले नए साल पर राजौरी में आधार कार्ड देखकर हिंदुओं को गोली मारी गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुंछ के बैच गांव में हिंदू घरों पर पत्थरबाजी की घटना रविवार 8 जनवरी को देर रात हुई। पत्थरबाजी से लोगों के घरों की खिड़कियों में लगे कांच टूट गए हैं। दीवारों पर भी पत्थर के निशान देखे गए हैं। हालांकि पत्थरबाजी किसने की है, इसकी जानकारी समय नहीं आई है। अगली न्यूज़ है, ऑफ इंडिया का असर। भारतीय सेना को हिंदुत्व आतंकवादी कहने वाला पोस्टर गुरुद्वारे ने हटाया। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को अब भी रखा है चिपकाकर। झारखंड गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने ऑफ इंडिया से कहा था, भिंडरावाले की फोटो लगी है जिसे सिख समुदाय शहीद मानता है। शायद वो आप लोगों के लिए आतंकी होगा, लेकिन सिखों के लिए नहीं। आजकल उसकी फोटो बाजारों में मिलती है। उसकी तस्वीर को सिखों के सैकड़ों शहीदों के बीच जगह दी गई है। इस न्यूज़ को तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। अगली न्यूज़ है, तुनिशा शर्मा की ज़िंदगी में शीजान खान के बाद आया था अली। अपने टिंडर मैच के साथ डेट पर गई थी। मौत से 15 मिनट उससे की बात, सुनवाई में खुलासा। शीजान खान के वकील का आरोप है कि तुनिशा शर्मा कुछ ऐसी दवाइयां ले रही थी जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि आत्महत्या से पहले अली नाम के उसने शख्स से बात की थी। इतनी ही न्यूज़ है और अब हम शुरू करते हैं अपनी वफ़ा सुल्तान की किताब का अगला चैप्टर, जो कि है कि मुस्लिम मेन एंड देयर वुमेन, यानी मुसलमान आदमी और उनकी महिलाएं।
तो आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। मुसलमान दुनिया जो है उसमें दहशतगर्दी है। जिस तरह से मुसलमान आदमी अपनी महिलाओं को ट्रीट करते हैं। वफ़ा सुल्तान कहती है कि वो अपने चौथे साल में थी मेडिकल स्कूल में, और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि वो एलेप्पो गई थीं। वो एक बहुत छोटे गाँव की रहने वाली थीं, लेकिन वो शहर में एलेप्पो सिटी में गई थीं, जहाँ जाके उनको इस्लाम के बारे में पता चला था। हालाँकि वो मुसलमान थी, लेकिन मुसलमान की चीज़ों के बारे में उसकी वो इतनी जानकार नहीं थी जब तक वो एलेप्पो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने आई, शहर में। तो अब उनका चौथा साल था। अ वुमन केम टू द गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक एट द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वेयर आई वाज़ डूइंग माय ट्रेनिंग। और ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चौथे चैप्टर में, कि उनको ट्रेनिंग का एक ऑफ़र दिया था एक डॉक्टर ने, जहाँ पर बेसिक काम उनका था कि ज़्यादातर महिलाएँ आती थी कि उनकी लड़कियाँ प्रेग्नेंट, वो कहती थी इनका जो है कहीं वो तो नहीं हो गया है, इनका वो हाइमन इंटैक्ट है, वर्जिनिटी टेस्ट कराने आती थी। और कई बार जो है ये पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि वफ़ा सुल्तान का काम होता था कि ये चेक करना, और वो पाती थी कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो वो महिलाएँ जो हैं वो कहती थी इस बात को दबा दिया जाए किसी तरह पैसे देकर। और उनको बहुत बुरा लगता था कि घर में उन्हीं का पिता जो है वो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, और किस तरह वो बेचारी प्रेग्नेंट हो रही हैं और माँ जो है वो आके दबाने की कोशिश करती है मामलों को। अब आगे देखते हैं ये क्या लिखती हैं इसमें, कि ये चौथा साल कर रही हैं मेडिकल स्कूल में, तो एक एक इनके गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक में ये ट्रेनिंग ले रही थी। तो वहाँ पर एक महिला आती है और बहुत सारे सिम्पटम्स के बारे में कंप्लेन करती है। तो जब ये वफ़ा सुल्तान उसको एग्ज़ामिन करती है, तो वो देखती है उसके बहुत सारे सर्कुलर बर्न्स हैं, छोटे-छोटे सिक्कों के बराबर, उसकी जाँघों में, और उसके जो तरेट होती है ना, पेट के नीचे वाला जो पेट होता है, एब्डोमेन, वहाँ पर और उसकी जाँघों पर सिक्के के बराबर बहुत सारे जले के निशान थे, गोल-गोल। तो डॉक्टर अ जो थी उस समय ऑन ड्यूटी, जो हेड थी उस हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसने उस महिला से बोला ये क्या है? तो फिर उसने अपना हाथ जो है उससे अपने सिर को छुपा लिया, और बड़ी लज्जित होकर एक आवाज़ में बोली, जो कि सुनाई भी नहीं दे रही थी ठीक से, कि मेरा हस्बैंड जो है वो अपनी सिगरेट जो है मेरे शरीर पर बुझाता है, ये मुझे दंड देने के लिए कि मैं एक स्टूपिड वुमन हूँ। तो 1 सेकंड को भी सोचे बिना वो डॉक्टर साद बोली कि तुम तो ये डिज़र्व करती ही हो। अगर तुम सचमुच स्टूपिड ना होती तो वो ऐसा करता ही क्यों? और जो सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर वो हँसने लगे, और हम मैं भी, ये वफ़ा सुल्तान कहती है, मैं भी ज़ोर से हँसी, जो टीचर है उसकी वैनिटी को ग्रैटिफ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो जो टीचर थी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उसको सब खुश करना चाहते थे छात्र। छात्र ऑब्वियसली टीचर जो होती है उसको खुश करना, वो टीचर थी उसमें। ये सारे स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर्स थे। तो इन वो जो हेड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी डॉक्टर साद, उसने इतनी गंदी बात इससे कही और सारे छात्र जो हैं वो हँस पड़े। डॉक्टर साद ने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई ब्रिटेन से की थी, और वहाँ की बहुत सारे किस्से सुनाती थी वो, बेशर्मी के, ब्रिटिश महिलाओं के बेशर्मी के बहुत सारे किस्से वहाँ पर छात्रों को सुनाती थी। अ, और उसने अच्छा, डॉक्टर साद ये आदमी था ना कि वुमन थी, मेरी क्षमा, कि ये जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर साद था। इसने कहा कि इसको ब्रिटेन में कुछ नहीं दिखा सिवाय शेमलेसनेस के, कि बेशर्मी के सिवा उसने ब्रिटेन में कुछ भी नहीं देखा। और उस वो ये भी भूल गया कि उसने अपनी डॉक्टरी जो है वो उसमें जो मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीखी है,
उसको भी भूल गया जो अगर कोई महिला के साथ शोषण होता है तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो डॉक्टर साहब वो भी भूल गया। अब लिखती है कि इमरजेंसी रूम का जो जहाँ पर ये हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ का टेलीफ़ोन बज उठा। इसने रिसीवर उठाया तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अम, वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि दिस इज़ डॉक्टर अहमद, मैं डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक वेश्या को भेज रहा हूँ। 1 मिनट मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी, ये मेरे डॉक्टर की कॉल है। हेलो। सॉरी बीच में मेरे को जो है वो अटेंड करना पड़ा फ़ोन। तो आपको लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? पता नहीं आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? लगता है सब लोग आपस में ही नीचे बोलने में हैं व्यस्त। ओके, शिवम जी थैंक यू सो मच। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अम, कि इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इसने टेलीफ़ोन उठाया, तो उधर से आवाज़ आई कि मैं डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ, मैं आपको एक वेश्या को भेज रहा हूँ। अ, उसका जो नीचे का वो है ना प्राइवेट पार्ट उसको खोल देना अ, और फिर वो सब निकाल देना जो भी तुम्हें वहाँ से मिले। ऐसा कह के उसने फ़ोन काट दिया बिना उसको कुछ ये वफ़ा सुल्तान जो कुछ भी कहती इससे पहले ही वो बंदे ने फ़ोन भी काट दिया। मतलब इनकी बातचीत का लहज़ा देखो, मैं तुमको एक हौर भेज रहा हूँ, यानी कि वेश्या भेज रहा हूँ। ये वहाँ से डॉक्टर अहमद बोल रहा है और इसकी सारे शरीर में एक सिहरन सी ठंडी सिहरन दौड़ गई और इसको लगा ये बेहोश हो जाएगी। किसी भी महिला को कोई भी सड़क पर चलती हुई महिला को इस तरह की लैंग्वेज से बात करे तो इसका मतलब कि वो पूरी ही महिलाओं को इस तरह से कंटेम्प्ट से देखता है, उसकी डिग्निटी को, उसकी ह्यूमैनिटी को और स्पेशली अगर वो डॉक्टर है तो।
और स्पीकर है कॉलेज, उसकी कोलीग है डॉक्टर अहमद, वो थी उस वहाँ के टाउन की मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेड था मतलब डॉक्टर अहमद। और बहुत सारे पेशेंट्स उसके प्राइवेट क्लिनिक में आके उसको बहुत बहुत सारे पैसे देते थे, जितने और डॉक्टरों को पैसे देते थे उससे कहीं ज़्यादा। इसलिए नहीं कि उसका बहुत जो है मेडिकल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा उसका हाथ बड़ा था, बट क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त का बड़ा वो था। और फिर वो उसके बल पर जो है फ्री इलाज करवा सकते थे स्टेट रन हॉस्पिटल से। तो इसलिए डॉक्टर अहमद के प्राइवेट क्लिनिक पे जाके उसको खूब सारे पैसे देते थे लोग। सुहा जो थी वो एक बड़ी जवान लड़की थी छोटी-सी, जिसको कि डॉक्टर अहमद एक वेश्या कह के बुला रहा था। वो इमरजेंसी रूम में आई आधे घंटे के बाद। जब इसने वफ़ा सुल्तान ने उसका टेलीफ़ोन सुना, इसके आधे घंटे के बाद सुहा नाम की वो लड़की जो है आई। वो एक बहुत ही दुबली-पतली और छोटी लड़की थी, जो 20 साल से कम की थी, और वो फटे-पुराने कपड़ों में पहने हुई थी। और उ उस समय फरवरी का महीना चल रहा था और इतनी ठंड में भी उसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के, जिससे उसका जाड़ा दूर हो। जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन टेबल पे आई, वो कि एक बीमार बतख की तरह जो है वो वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन टेबल पर लेटी, जैसे कि वो मृत्यु में जा रही है। उसके वेजाइना के एग्ज़ामिनेशन में देखा कि उसके अंदर एक अ, तिकोना शीशा अंदर है। तो उसने कहा कि ये क्या है सुहा? तो सुहा ने अपना हाथों से अपना मुँह छुपाकर बड़ी ज़ोर से रोई और बोली कि किसी ने उसके वेजाइना में ये शीशे गिलास जो है वो अंदर ठूँस दिया था। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है कि किसी एक ने? तो उसने कहा कि मिस्टर एक्स, अम, जो है मिस्टर एक्स ने, ये नाम नहीं बताना चाहती तो इसलिए उसका नाम मिस्टर एक्स रख दिया। कहती है कि मैं उसके ऑफिस के की सफाई करती थी और वो मुझे महीने की सैलरी देता था, जिससे कि मैं अपने पिता को पैसे देती थी जो कि अनएम्प्लॉयड था, लेकिन मेरी 7 बहनें हैं, तो उसका खर्चा वो वहाँ पर सफाई करके उसके ऑफिस की सफाई करती थी। तो वफ़ा पूछती है पर उसने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मैं बहुत डर्टी हूँ और उसका जो स्पर्म है, यानी कि उसका जो वीर्य है वो इतना पवित्र है कि वो मेरे शरीर को नहीं छू सकता। तो फिर वो अपने आवाज़ को बहुत जो है उसकी होर्स हो गई थी, रो-रो के जैसे आवाज़ बैठ जाती ना ऐसी थी। तो वो बोली कि मुझे लगता है कि मैं इतनी अ, अपवित्र हूँ जितनी कि गंदगी, मैं इतनी गंदी हूँ जितना गंदगी होती है। ये बोली वो अपने लिए। अब देखिए कि बेचारी यहाँ पर लोगों को किस तरह से मेंटली कंडीशन करके रखा जाता है इनकी महिलाओं को। अब ये कहती है वफ़ा सुल्तान की जब एक बार ये रूरल एरिया में काम कर रही थी, तो फ़ातिमा एक किसान थी, जो अपने लेट 30s में थी। तो एक दिन इसके क्लिनिक पे आई और कह रही थी कि इसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है और पीठ में बहुत दर्द है। तो इसने उसको एग्ज़ामिन किया तो इसने देखा कि उसका वूम्ब जो है, उससे पता चला इसको कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही इसने उसको ये बात बताई, वो एकदम बेहोश हो गई उसकी कुर्सी पर और बड़ी ज़ोर से काँपने लगी और अपने मुँह पर चाँटा मार के ज़ोर से चीखी कि मैं आपसे भीख माँगती हूँ डॉक्टर, मैं मेरे को प्लीज़ इस मेस से रेस्क्यू कर दो, मेरा बेटा जो है मुझे मार डालेगा, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मैं तो मरना ही डिज़र्व करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है वो मेरे खून से अपने हाथ गंदे करे। तो इसने बोला कि ऐसा क्या है फ़ातिमा? तो वो बोली फ़ातिमा कि मैं एक विडो हूँ, मतलब उसका हस्बैंड मर गया है 5 साल पहले और उसके पास 4 बच्चे छोड़ गया था। उसके हस्बैंड का भाई यानी उसका देवर है या पता नहीं जेठ है, वो उसका रोज़ रेप करता है, बदले में उसके बच्चों को खाना देता है।
और अगर उसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो वो इसके बेटे को भड़काएगा कि वो मुझे मार डाले जान से, ताकि उनका कहीं जो है पब्लिक में वो ना हो जाए, कलंक ना हो जाए। तो इसने बोला कि तुम्हारा बेटा कितने साल का है? वफ़ा ने पूछा, तो वो कहती है फ़ातिमा कि वो 15 साल का है और मैं आपसे भीख माँग रही हूँ, अभी तो वो इतना छोटा है, मेरे गंदे खून से उसके हाथ ना गंदे हो जाएँ। तो फिर इसने उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया और फिर इसके बाद 2 हफ्ते बाद जब ये इसको मिलने आई, तो वो एकदम बहुत बीमार और झुकी हुई एकदम बूढ़ी दिख रही थी, जबकि वो 30 साल की थी लगभग। तो फिर इसने इससे पूछा, "फ़ातिमा ये क्या है?" तो वो बोली कि मैं आपको शुक्रिया करने आई हूँ। मैंने उस फ़ीटस का तो जो है वो उससे तो निजात पा ली है, लेकिन मैंने यमदूत को देख लिया है अपनी आँखों से। तो फिर कहती है कि मेरे को उन्होंने जो ऑपरेशन किया फ़ीटस निकालने का, वो मुझे एनेस्थेटिक भी नहीं दिया और इतना मुझे दर्द हुआ जो जिसने मुझे मार ही डाला। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ वफ़ा सुल्तान को कि इन्होंने ऑपरेशन बिना एनेस्थेटिक के कैसे कर लिया और क्यों? तो वो बोली कि क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ड्रग्स को एनेस्थीसिया देने के लिए, इसलिए डॉक्टर ने उसके बिना ही ऑपरेशन कर दिया। देखो ज़रा, इनकी मतलब ये हॉरर स्टोरी सुन-सुन के मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं ज़रा यहाँ पर देखूँ कोई लोग कुछ लिख रहे हों कि जी, रुपेश ठाकुर जी उसको छोड़िए। ये देखिए जो मैं आपको इतनी भयंकर कहानियाँ सुना रही हूँ, क्या वो आपको सुनाई दे रही हैं कि नहीं सुनाई दे रही हैं? या आप लोग अपने आपस में ही बातें करने आते हैं और मैं यहाँ पर बक-बक करके चली जाऊँ? मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इतनी वैसी कहानियाँ सुना रही हूँ और आप मेरे को इधर-उधर की बातें बता रहे हो, भारती जी, जीनी जी, सब लोग अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, जो फ्री होगा वो आ जाएगा। मैं आपको इतनी दर्दनाक महिलाओं की कहानियाँ सुना रही हूँ कि ये बेचारे ये लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और ये लोग अपनी हर चीज़ को बेचारी छुपा जाती हैं और कैसी-कैसी स्थितियों में रहती हैं ये मुस्लिम महिलाएँ, आपको देख के इतना वो होगा अमल के बारे में। आपको याद है वो अमरीकी जहाँ भी अमेरिका आई थी तो एक थी जो अमेरिका के बारे में बुराइयाँ करती थी, वही अरबी, अमल। अब उसके बारे में बता रही है कि जब वो वहाँ थी, जब उसको अमेरिका का कोई भी वो नहीं था। अमेरिका का बारे में बुराइयाँ करती थी, वही अमल जो है इसके साथ पहले हॉस्पिटल में बात करती थी। तो एक दिन इसने सुना कि उसको जो है रश करके ले जा रहे हैं आई डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसने पिछली ही रात को बहुत सारे केमिकल बर्न्स जो हैं सफ़र करे हैं अपने फेस पर और आईज़ में। तो ये उसके कमरे में गई और उससे पूछा क्या हुआ अमल? तो वो अमल बोली कि मैं ना बाथरूम में फिसल गई थी, क्योंकि मैं वाटर हीटर को लाइट करने जा रही थी, तो बहुत सारा जो फ्यूल है वो मेरे सिर पर गिर गया और मैंने बर्न्स सफ़र करे हैं। कई दिन बीत गए और एक बार मैं अमल के साथ अकेली थी। वफ़ा सुल्तान लिखती है कि एक दिन मैं अमल के साथ अकेली थी और हम प्राइवेट बातचीत कर रहे थे, तब उसने मुझे सच में बताया कि क्या हुआ। कि उस शाम को जैसे ही कि वो घर से बाहर निकलने लगी अपनी एक दोस्त की शादी में, तो जो इसका भाई है जो कि 15 साल उससे छोटा है और कभी हाई स्कूल से भी ग्रेजुएट नहीं किया, वो उसके पास आया और उसको बोला कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। जब मैंने उसको हाथ से अलग किया, तो उसने ये फ्यूल की बकेट ली और उसके सिर पर डाल दी। और वो वफ़ा से कहती है कि मैं तो 40 साल की हूँ वफ़ा और मैं आज तक ड्रीम करती हूँ एक ऐसे हस्बैंड के लिए जो आके मुझे बचाएगा मेरे भाई से और मेरे पिता से। फिर वो कहती है कि लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी इन लोगों से बेहतर होगा? ये तो एक ट्रैप है और इसमें से निकलना और बाहर आना तो बहुत ही मुश्किल है। और
जस्ट इमेजिन कि मेरी माँ ने मेरे को क्या कहा जब उसको इस बारे में पता चला। उसकी माँ ने कहा, "तुम्हें वही मिला जो तुम डिज़र्व करती हो। हाँ, और मैंने तुम्हें एक बार से ज़्यादा वार्न किया है कि अपने भाई की इच्छाओं के खिलाफ मत जाओ, और देखो तुमने अपनी ज़िद का नतीजा देख लिया।" तो ये कहती है अमल वफ़ा, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये खाली आदमी नहीं है जो औरतों के खिलाफ हैं, बल्कि औरतें भी खुद औरतों के बहुत खिलाफ हैं। और जितनी भी इसकी साइंटिफिक और एजुकेशनल अकम्प्लिशमेंट्स हैं, मतलब इसने जो भी अपने करियर में अचीव किया है, वो काफ़ी नहीं है कि ये अपनी जीवन और जो चला सके। और इसका भाई, जिसको कि अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, वो कैसे जो है इसको और इसकी लाइफ को हैंडल कर सकता है। अब आगे लिखती है वफा की, अलेप्पो जो था वो मुस्लिम अ, अलेप्पो में ज़्यादातर मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे ज़्यादा होल्ड था, हमा के बाद। और वहाँ पर वो बहुत सारे क्राइम्स करते थे, और इसको अपनी लाइफ वहाँ पर अनबियरेबल महसूस हुई, और इसने सोचा कि वो एक टीचिंग हॉस्पिटल जो एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी एक किसी और टाउन में है, वहाँ चली जाए। तो इसलिए लटकिया एक जगह है वो, वहाँ उसने सोचा कि वो एक शांत सा टाउन है, और मेडिटेरेनियन नॉर्थ बनियास जहाँ से वो थी, छोटी-सी जगह, अगर आपको याद हो बनियास की रहने वाली थी वो। तो वहाँ के नॉर्थ पर लटाकिया एक जगह है जो शांत सी जगह है, तो वहाँ पर ये चली जाए। तो अब लटाकिया में उस समय 2 ट्रेनिंग अस्पताल होते थे। तो इसने छोटे वाले अस्पताल में अप्लाई कर दिया, जहाँ पर ज़्यादा कम भीड़ रहती थी। अम, एक मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि सीरियन आर्मी के जो लोग होते थे, सैनिक, उनका इलाज करती थी, और उसके फैमिलीज़ का, वहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फिर जब ये जाने लगी अलेप्पो से छोड़कर, तो मुराद जो है वो इमोशनल कोलैप्स पे आ गया। क्योंकि मुराद, आपको याद होगा कि ये मुराद के साथ काफ़ी समय बिताने लग गई थी। मुराद वो लड़का था जिसकी की कहानी हमने देखी थी। तो उसको बड़ा बुरा लगा, और उसने सोचा कि क्योंकि वो बहुत समय इसके साथ बिताता था, इसकी सोसाइटी की प्रॉब्लम और उसकी माँ से अलग, आपको याद होगा कि उसकी अपनी माँ से नहीं बनती थी। अ, और उसको लगा कि भई इनकी रिलेशनशिप में एक तनाव आ जाएगा अगर ये वफ़ा सुल्तान लटाकिया चली गई तो। और उस मुराद ने जो है अपनी यूनिवर्सिटी से 2 साल पहले ग्रेजुएट कर लिया था। अ, लेकिन जिस चीज़ में उसने स्पेशलाइज़ किया था, उसमें वो काम नहीं कर रहा था, और वो मुराद इसके पास रहना चाहता था, वफ़ा के। और उसने इसीलिए एक बहुत ही नीची पोज़ीशन जो है एक्सेप्ट कर ली थी यूनिवर्सिटी कैंपस में, ताकि वो वफ़ा के पास ही बना रहे। अब वफ़ा सुल्तान लिखती है कि वफ़ा की माँ जो है उसको कई बार विज़िट करने आती थी अलेप्पो में। और वहाँ वो, जहाँ वो अहमद और हुडा के साथ रहती थी, अगर आपको याद होगा, हुडा एक छोटी-सी लड़की थी जिससे बहुत बड़े अहमद ने शादी कर ली थी, और कुरूप अहमद ने, जबकि हुडा बहुत सुंदर और छोटी लड़की थी। अ, तो इसके पास कोई भी चॉइस नहीं रही कि इसने मुराद को उनसे इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि अहमद और हुडा को बाकी के बाहर दुनिया से पता चले इसके और मुराद के बारे में। लेकिन हुडा को तो मुराद पसंद था, लेकिन उसने उसकी फीलिंग्स अपनी छुपा के रखी थी, ताकि ऐसा ना हो अम, कि इनके बारे में वो कोई बात गलत-वलत कह जाए। अम, और उसने पहले इसको मना किया था उससे मिलने से, ताकि वो इससे शादी करे। ऐसा ना करे कि ऐसी ही रिलेशनशिप बनाए, बल्कि शादी कर ले। अम, तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि कुछ भी हम कन्वेंशन के खिलाफ करें, जैसे रिलेशनशिप बना लें बिना शादी के, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो अब बाकी महिलाएं जो इसकी सोसाइटी की थी, जैसे कि इसकी माँ थी, वो लोग क्या क्या कहती, वो कहती भाई देखो तुम्हारा भाई क्या कहता है। वो हमेशा भाई को के डिसीजन, चाहे भाई कितना भी अनपढ़ या छोटा क्यों ना हो, पर भाई का बड़ा वो है।
अभी यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ, वो मेरी पर्सनल बात है कि जहाँ मैं एक जगह रहती थी पहले कनाडा में, दूसरे किसी प्रोविंस में, तो मेरे सामने वाले घर में एक मुस्लिम महिला रहती थी, उसका हस्बैंड मेरे क्लास में था। वो काफ़ी बड़ा था मेरे से, होगा 15-20 साल बड़ा, और मैं 20s में थी उस समय। और उसने मेरे को उसके वो नौकरी तो नहीं करता था क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड था, वो तो स्टूडेंट था। उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते थे, और दूध पीते बच्चों को यहाँ कनाडा में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उसने क्या किया कि वो जो मैं क्या बात बताने वाली थी वो ही भूल गई। अम, हाँ, तो उसके 4 बच्चे थे, तो अ, उसके 2, एक बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा होगा 10-12 साल का, और 2 बेटे, 2 बेटियाँ थीं। 2 बेटियाँ बीच की थीं और एक बहुत छोटा बेटा था। तो सबसे बड़ा जो लड़का था 10-12 साल का, जैसे ही कोई भी सुपरिटेंडेंट कोई आता था ना, कोई भी बात करे, अब देखिए यहाँ जो विदेशी लोग हैं, हम जब इनके घर में इनसे बात करते हैं, तो ये अपने बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं। एडल्ट एडल्ट बात करते हैं, बच्चे-बच्चे बात करते हैं। यहाँ पर ये रूल है कनाडा में, यूएस में, कि यहाँ जो विदेशी लोग हैं, इनके बच्चों से आप नहीं बात कर सकते, माँ-बाप से ही बात करते हैं माँ-बाप, और बच्चों से बच्चे बात करते हैं। लेकिन ये जो है, जब कोई भी एडल्ट आता था, जैसे सुपरिटेंडेंट बात करना चाहता हो, तो माँ जो है वो पीछे करके, और जो 10 साल का लड़का है वो आगे होकर बात करता था और हर बात सुनता था। तो ये चीज़ उसको नहीं अच्छी लगती थी, जो व्हाइट सुपरिटेंडेंट था, उसको बड़ा बुरा लगता था कि मैं तब इस्लाम के बारे में नहीं जानती थी, ना मुस्लिम कल्चर के बारे में इतना जानती थी। तो मैं तो उससे फ्रेंडशिप रखे थी क्योंकि वो मेरे रूममेट कह रही हूँ, मेरे क्लासमेट का वाइफ थी वो। इसलिए मेरी उससे दोस्ती थी, वो मेरे घर के सामने ही था, रहता। तो उसी ने मुझे उस घर के बारे में भी बताया था, तो मैंने वहाँ पर रेंट कर लिया था। तो अ, बेसिक बात ये है कि वो छोटा लड़का अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, जब कोई बात करने आता था अपनी उसकी माँ से, तो आगे आके खड़ा हो जाता था, जैसे कि वो कोई बड़ा अडल्ट है और वो बात करने लगता था। तो ये बात से बड़ा वो व्हाइट सुपरिटेंडेंट चिढ़ता था। मुझे ये बात याद आ गई। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहती है कि हाँ, अम तो अब ये कहती है कि माय डिसीजन टू लीव अलेप्पो, कि भई ये अलेप्पो छोड़ के जाना चाह रही थी, तो इसने एकदम से इसका मुराद के साथ जो है रिलेशनशिप एंड होने पे आ गया, और वो एकदम से ब्रेकडाउन पे होने लगा, और तब इसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। इसने उसको अपने भाई से मिलवा दिया और उसको बताया कि ये मेरे से शादी करना चाहता था, और बिना किसी प्रिपरेशन के इन लोगों ने तय करा कि जल्दी से हम इसको डिसाइड करें। और उस आदमी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक वेडिंग रिंग खरीद सके, और ना कि और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई फैमिली रेज़ कर सके। लेकिन इसको वफ़ा सुल्तान के दिल में इसको पता था कि इसके भाई का क्या रिएक्शन होगा। अम, इसका भाई, अगर आपको याद हो, कि वो जो सौतेला भाई था, जब इसका पिता मर गया था, तो वो इसका बड़ा ख़्याल करता था। तो उसने जो है वो मुराद ने इसके भाई को बुलाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, और इसके भाई ने उस आइडिया को वेलकम किया। मुराद जो है वो इसके साथ लंच किया, इसके भाई के और उसकी फैमिली के साथ, जैसे कि सीरियन कस्टम है, और कि भई गेस्ट जो है उसको होस्ट के होम में पहली विज़िट पे लंच करना होता है। और स्पेशली जब अगर कोई बहुत लंबी यात्रा के बाद आए तो। मुराद जो था वो उस समय 27 साल का था। वो बड़ा कल्चर्ड, सेंसिटिव और बहुत शांत स्वभाव का बोलने वाला, सॉफ्ट बोलने वाला था, और लोगों की तरफ डायरेक्टली उनके फेस पर नहीं देखता था। अम तो लेकिन वो बड़ी हैरानी की बात है कि उसने सारी रिलेशनशिप अपनी इसके भाई को बता दी, बहुत सारे डिटेल में जाने की बजाय, और उसका होप उसकी कंसेंट का कि वो मैरिज के लिए लिया। इसके भाई ने बहुत उसको वार्म वेलकम किया, और मुराद का हाथ शेक करा, और उससे बोला कि देखो, मेरे को थोड़ा-सा समय दो, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि ये उसका डिसीजन है, मेरा नहीं। मैं तुमको गुड लक विश करता हूँ। और
इसको कहती है कि मैं कभी ये बात नहीं भूलूँगी अपने भाई के साथ फर्स्ट मीटिंग का कि मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट था इसकी लाइफ़ का ये। और उसके भाई ने वफ़ा से पूछा कि वो क्या जानती है मुराद के बारे में, कि और क्या वो उससे शादी करना चाहती है अपने दिल से। तो उसने ये भी कहा कि देखो मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन उसने इसको आगाह किया कि तुम्हें बहुत वाइज़ होना चाहिए और तुम्हें कोई हरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो अभी जवान हो और तुम्हारे पास और भी 1 साल है पढ़ाई का ग्रेजुएट करने से पहले। लेकिन वफ़ा सुल्तान कहती है कि मैंने अपनी सारी शक्ति को सम्मन किया और मेरे भाई को बताया कि मैं इसको बहुत इस यंग आदमी को बहुत एडमायर करती हूँ, कि मैं इससे यूनिवर्सिटी में मिली और इसने उसके साथ मीटिंग्स में ये पाया कि ये इसके लिए एक सूटेबल लाइफ पार्टनर हो जाएगा। तो इसके भाई ने अपना ब्लेसिंग दे दिया और मुराद को कांग्रेचुलेट करा टेलीफ़ोन करके। और फिर ये वफ़ा सुल्तान कहती है मैंने कि इसने अपनी बहन से कुछ पैसे उधार लिए, जो बहन इससे 1 साल बड़ी थी और ग्रेजुएट कर चुकी थी यूनिवर्सिटी से और अब उसके पास अच्छी नौकरी थी। तो उससे इसने 2 रिंग्स खरीदी, एक मुराद के लिए और एक अपने लिए। लेकिन और इसने मुराद को कहा कि वो चुपचाप रहे और इसके बारे में कुछ ना बताए कि इसकी सिस्टर ने उसके पैसे दिए हैं। तो मुराद जो है वो इनके घर आया अम, शेक के साथ और 2 अंगूठियों के साथ, और इस उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने खुद ही खरीदी हैं वो, और एंगेजमेंट सेरेमनी जो है वो चुपचाप हो गई मुस्लिम टीचिंग के अनुसार। और यहाँ मुसलमानों में शादी चाहे कैसी भी हो लेकिन एंगेजमेंट जो है चुपचाप होती है। एंगेजमेंट इसलिए चुपचाप होती है कि अगर मान लो कपल जो हैं वो बाद में अपना मन बदल लें, तो ऐसा ना हो कि और लोगों को एंगेजमेंट के बारे में पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेंगे जिसको कि एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी हो, तो हमेशा एंगेजमेंट चुपचाप होती है। तो फिर ये लोग लिखते हैं कि इन लोगों की एंगेजमेंट अगस्त में हो गई और उसी महीने में इन्होंने सोचा कि शादी भी कर लेंगे। इसका भाई बहुत खुश नहीं था इनके डिसीजन से, क्योंकि उसे लगा कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिया है। और ये लोग भी वहाँ मानते थे कि बहुत अनलकी है कि अगर आप पहले 2 महीने में ही शादी कर लो और 10 दिन बा मतलब कि जब रमादान खत्म हो उसके 10 दिन के अंदर तुम फीस्ट ऑफ सैक्रिफाइस जो है रमादान के एंड में होता है, उसके 10 दिन में तुम शादी कर लो, इसको वो अनलकी मानते थे। तो उसके भाई ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और कहा कि अपनी शादी पोस्टपोन कर दो, और उसने ये सोचा कि ये अपनी जो है वो दिमाग बदल लेगी इस बीच। लेकिन इस वफ़ा सुल्तान ने कहा कि नहीं-नहीं, ये उसी वक़्त शादी करना चाहती है, जैसे ही इनका वो जो रमादान के एंड में जो क्या बोलते हैं इफ्तिखार पार्टी जो भी होती है उसके बाद। तो इन लोगों ने एक छोटा-सा अपार्टमेंट जो फर्निश्ड था वहाँ पर हॉस्पिटल के पास वहाँ रेंट कर लिया और ये लटाकिया चले गए। और अक्टूबर 10 को इन्होंने एक छोटी-सी पार्टी दी दोस्तों की और फैमिली के लिए, और इन्होंने बनियास छोड़ दिया और अपनी न्यू लाइफ़ के लिए चले गए। अब फिर लिखती है कि इसके हस्बैंड ने अपनी जॉब जो ये करता था अलेप्पो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से छोड़कर लटाकिया यूनिवर्सिटी में ले ली, और वहाँ पर वो इतने पैसे कमाने लगा कि वो जो है भाड़ा दे सके और थोड़ी-सी नेसेसिटीज़ का सामान खरीद सके। और इसने थोड़ी बहुत हेल्प इसको अपनी फैमिली से भी मिल जाती थी, आर्थिक हेल्प। फिर इसने शादी के तुरंत बाद ये डिस्कवर किया कि ये प्रेग्नेंट है, तो इसने सोचा कि अरे! मैं तो अपना दिमाग ही खो दूँगी, क्योंकि अब इनके पास नई जो है वो प्रॉब्लम आ गई, तो कि ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेंगी। तो वफ़ा सुल्तान ने सोचा कि ये अबॉर्शन करा ले, लेकिन इसकी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा होगा तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर ही होगा, इसलिए अब इसके पास कोई चारा नहीं था, इसे प्रेग्नेंट होना ही था। सीरियन सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स को अलाउ नहीं करती, कि वो प्राइवेसी अलाउ नहीं करती, और कोई भी डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तो सोसाइटी का डिसीजन भी इन्वॉल्व रहता है और फैमिली का भी। तो इसकी मैरिज जो है वो इससे इतना तो इसको फ़ायदा हुआ कि थोड़ी-सी इसको बंधन फैमिली से और सोशल प्रेशर से कम हो गया।
क्योंकि इस्लाम में एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को ओन करता है। जैसे कि आप फर्नीचर ओन करते हैं अपने घर में। तो इसकी माँ को सब पता था इस बारे में। अ, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए कि भई इनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी फैमिली की, इसलिए उसने अपनी बात को मतलब रखा कि भई ये प्रेग्नेंसी अबॉर्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर ये खुश है वफ़ा सुल्तान कि इसका लड़का जो है मेज़न, उसको इसने जन्म दिया। पहले दिन में मुस्लिम फेस्टिवल जो है वो रमादान के फ़ास्ट में जो एंड होता है, उसके 1 अगस्त 1981 को इसके बेटे का जन्म हुआ। और इसका भाई भी इसको मिलने आया उसी दिन। तो जहाँ पर कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये इसको सिज़ेरियन इसके ऊपर परफ़ॉर्म किया क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट बर्थ थी। तब जब ये ऑपरेटिंग थिएटर से अपने कमरे में जा रही थी, जब ये एनेस्थीसिया के होश में ही थी, तो वो आया और उसके माथे पर एक किस करके बोला, अम, "तुम जो है अपसेट मत हो कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारा एक बेटा हुआ है और वो इतना सुंदर है जैसे कि उसका मामा।" तो फिर इसको कोई भी चांस नहीं मिला अपने भाई से बात करने का और वो अस्पताल से चला गया, क्योंकि उसको लटाकिया से बनियास के लिए बस पकड़नी थी और बस स्टेशन बंद हो जाते हैं। तो फिर जब वो अस्पताल से उस दिन चला गया, फिर इसने उसको कभी नहीं देखा। तो इसको लगता है कि एक चीज़ जो है ईश्वर देता है और दूसरी चीज़ जो है ले लेता है। तो भाग्य ने इसको मेज़न, जो इसका बेटे का नाम है, मेज़न दिया और मोहम्मद को इसके एक ही दिन में ले लिया। इसका भाई जो है हार्ट अटैक से मर गया 10 मिनट बाद जब वो घर पहुँचा। वो उस समय 44 साल का था। इसके भाई का नाम मोहम्मद था। तो मोहम्मद की डेथ के बाद जो है वो उसने इसको बहुत शॉक दिया और इसको बहुत उदास कर दिया। लेकिन इसको फैमिली के और सोशल ऑब्लिगेशन से उसी वक़्त रिलीज़ भी कर दिया। क्योंकि इस वही एक बंदा था जिसकी ये लव करती थी, उसकी रिस्पेक्ट करती थी। और बहुत सारे सोशल कन्वेंशंस को अपनी रिलेशनशिप प्रिजर्व करने के लिए जो है अपनी भाई की बात मानती थी। उसकी डेथ के बाद अब किसी और की ओपिनियन की ये परवाह नहीं करती थी। उसकी मैरिज के बाद भी उसको लगता था कि उसको अपने भाई को खुश करना चाहिए। हालाँकि वो डायरेक्टली नहीं बोलता था उसको ऐसा। लेकिन इसको पता था कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, इसलिए वो उसको खुश करने में रहती थी अपने भाई को। अम, लेकिन उस वफ़ा सुल्तान कहती है उसकी शादी और भाई की डेथ के बाद जो वह है वो इन ऑब्लिगेशन से फ्री हो गई और उसके जो दूसरे भाई थे उनकी ओपिनियन की वो ज़रा भी केयर नहीं करती थी। स्पेशली अब जबकि वो शादीशुदा थी और इस्लाम की आँखों में अब वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गई थी अपने हस्बैंड की। अब वफ़ा सुल्तान कहती है कि वो उसने 5 साल बिताए अपनी फैमिली से दूर और मुराद के साथ। और इस बीच इसको सोचने का मौका मिला अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी जो है इसकी फ़ॉर्म हो गई थी थोड़े एक्सटेंट तक। और मैरिज के बाद इसकी जो डोमेस्टिक लाइफ़ थी मुराद के साथ वो बड़ी डिफरेंट थी, जो घर के बाहर लाइफ़ थी। और अपने घर के अंदर ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाते थे, जो कि इन्हीं तक था और बाहर के लिए नहीं था। वफ़ा सुल्तान कहती है कि ये पढ़ने की बहुत शौकीन थी। जो भी इसको वेस्ट के बारे में यानी अमेरिका वग़ैरह के बारे में बताए तो वो बड़े शौक से सुनती थी और अपने इस आइडियोलॉजिकल प्रिज़न जो जेल में वो रहती थी, इस तरह की जेल से उसको वो वाली कहानियाँ सुननी अच्छी लगती थी। इसकी बहन का एक दोस्त था जो कि पब्लिक लाइब्रेरी में काम करती थी, बहन की एक दोस्त। तो उसकी वजह से ये बहुत सारी किताबें एक साथ ले आती थी और बहुत समय तक जो है उसकी आर्टिकल्स जो है फ़ोटोकॉपी करती रहती थी। और इसकी एक पड़ोसन थी जो कि ओरिजिनली लेबनान से थी, लेकिन वो बहुत सारी स्मगल करती थी बुक्स, अम, अ, करता था बहुत सारा। जब वो अपने लेबनान जाता था तो बहुत सारी बुक्स स्मगल करके लाता था और उसके बदले में ये उसके और उसकी फैमिली को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती थी।
अब ये लिखती है कि एक बार की बात है कि वो इसके लिए 2 किताबें लाया, एक सऊदी राइटर की और एक थिंकर की अब्दुल्ला अल कासमी, जिसकी लाइफ़ को जो है वो फ़ॉरफ़िट डिक्लेयर कर दिया था सऊदी अरेबिया में और वो अमेरिका भाग गया था और फिर तब से उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। 2 उसकी किताबें थी द वर्ल्ड इज़ नॉट अ माइंड और दूसरी थी दिस यूनिवर्स व्हाट इज़ इट्स कॉन्शियस। इन दोनों किताबों को पढ़ के इसको एक दिमागी तौर पर झटका लगा और इसकी ये 2 किताबें पढ़ने से इसकी पूरी लाइफ़ जो है अपसाइड डाउन हो गई। अब इसका हस्बैंड और ये रोज़ बातें करते थे अल कासमी की विचारों पर और उसने उसके विचारों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया इसके हस्बैंड ने और इसने अपने जीवन में। लेकिन ये किसी और को नहीं इस बारे में बताते थे, नहीं तो अपोस्टेसी के बारे में क्योंकि ये इस्लाम को छोड़ चुके थे हस्बैंड और वाइफ दोनों, लेकिन ये किसी और को इसके बारे में बता नहीं सकते थे। और इसका हस्बैंड जो था वो ज़्यादा इन चीज़ों में था इसके मुकाबले। जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम की तरफ से ही इंटरप्रिटेशन करते हैं बेस्ड ऑन अ बिलीफ अ, और इन लोगों को डर भी होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए। तो इसको वफ़ा सुल्तान को लगता था कि लोगों का इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का है, वो अलग है इस्लाम से और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुस्लिम देशों में। इसको लगता था लोग उसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस्लाम को गलती इस यहाँ पर है। लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो इससे इस बात पर एग्री नहीं करता था। लेकिन ये बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि इन दोनों की वार्म फ्रेंडशिप जो थी मुराद और इसके बीच में इतनी भी नहीं थी कि वो इनको एक-दूसरे की ओपिनियन की वजह से रिस्पेक्ट ना करें। अब ये लिखती है कि इसका हस्बैंड इसका हस्बैंड सोचता था कि वफ़ा सुल्तान जो है वो सोचती है कि मुसलमान गलती पर हैं पर इस्लाम बड़ा अच्छा है और हमें इस तरह जो है हाँ, कि अगर वो वफ़ा सुल्तान जो है वो सोचती थी मुसलमान ही की वजह से जो है वो फ़ॉल्ट में है, इस्लाम फ़ॉल्ट में नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हम सोसाइटी में रह पाएँगे। और जब भी ये किसी डिस्कशन करते थे सोशल इवेंट्स पे और लोगों के साथ, तो फिर ये एक फ़ेथफुल सेंटिनल हो जाती थी और बचा के जो भी मुराद कहता था उसको बड़े बचा-बचा के इंटरवीन करके उसके रिमार्क्स को इंटरप्रेट करती रहती थी ताकि वो एक्सेप्टेबल मैनर में लोगों को ऐसा ना लगे क्योंकि ये डेंजरस टेरिटरी थी। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि इसका हस्बैंड इतना लिबरल वैसा है तो वो उसको मार सकते थे। तो इसलिए ये बड़ी केयरफुल थी कि वो कभी भी खुद भी ये लाइन क्रॉस ना करे। मुराद जो है वो सिक्योर फ़ील करता था क्योंकि वफ़ा उसके साथ हमेशा रहती थी और प्रोटेक्ट करती रहती थी। और उसका जो बचपन था और उसके सर्कमस्टेंसेस थे, इस वज़ह से वो सोचता था कि इस्लाम में गड़बड़ी है और मुस्लिम जो हैं वो विक्टिम्स हैं इस बिलीफ सिस्टम के। तो इसका हस्बैंड सही था ज़्यादा। अब लिखती है वफ़ा कि इसके पहले साल मैरिज के ये बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस में गई अपने थिंकिंग के अ, जिसमें ये अपने आप से प्रश्न पूछती थी मुस्लिम बिलीफ्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर और उनके आंसर्स ढूँढती थी। और ये किताबें सीक्रेटिवली पढ़ती थी जैसे कि वो एक नशा है, ओपियम है, जैसे कि वो कोई ड्रग की तरह किताबें पढ़ती थी। अल कासमी जो है, जिसकी किताब इसने पहले पढ़ी थी, वो उसने गॉड का एक्जिस्टेंस ही डिनाई कर दिया और उसने इस्लाम पर अटैक किया और उस वो इस तरह से मटेरियल प्रेज़ेंट किया कि जैसे कि कोई क्लोज़्ड माइंड है, वो रुक जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए। वो ओरिजिनल और क्रिएटिव राइटर था और उसके ऊपर उसका कमांड अरेबिक पे बड़ा अच्छा था और उसका स्टाइल इतना अच्छा था कि पढ़ने में और जो है उसको समझने में बड़ा आसानी रहती थी और
वो इस तरह से मटेरियल प्रेज़ेंट करता था कि रीडर उससे सहमत ही हो जाते थे, एटलीस्ट प्राइवेटली तो। और ये भी एक फैक्ट था कि वो सऊदी अरेबिया का था, जहाँ पर इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ऑथेंटिसिटी थी इस बात की। उसकी किताबें जनरली अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन इनको कहीं न कहीं से मिल जाती थी और वो इनको शेयर करते थे। अब ये वफ़ा सुल्तान कहती है कि इसको याद है एक छोटी लड़की थी मतलब वो अपने अर्ली 20s में थी, जहाँ हॉस्पिटल में जहाँ ये एक बार काम करती थी, उसने इसको सीक्रेट में कन्फेस किया था कि उसने अल कासमी की किताबों को पढ़ा है और उसने इससे माँगी भी थी। और इसने उसको अपनी एक ड्रेस के साथ में लपेट के उसको दे दी और और उसने उससे कहा कि देखो तुम ये पहन तो सकती हो, लेकिन तुम मुझे ये वापस कर देना। इस तरह कह के इसने अपनी ड्रेस में वो किताब लपेट के उसको दी थी। अब लिखती है आगे कि एक इजिप्शियन डॉक्टर था, नावल एल सदावी, जो जिसने कि इसकी इंटेलेक्चुअल रिप्रोग्रामिंग करी। वो ये इजिप्शियन डॉक्टर वुमन थी। इसकी किताबें इतनी बैन नहीं थी जैसे कि अल कासमी की, लेकिन जो इसकी आइडियाज़ थे वो बहुत वो थे, वो भी एक लिबरल टाइप के थे। वो इसकी एक तरह से मेंटर हो गई और उसकी किताबें पढ़ने से इसको आशा की एक किरण नज़र आने लगी फ्यूचर में। अम, जब इसने ये किताब पढ़ ली, द फीमेल इज़ द सोर्स, ये किताब पढ़ी, तो इसको लगा कि इसने एक कोमा से बाहर आ गई है। ऐसी सोसाइटी जो विश्वास करती है प्रॉफ़ेट मोहम्मद के डिक्टेटरशिप पे, कि अगर कोई भी नमाज़ पढ़ रहा हो, वो नमाज़ ख़ारिज हो जाती है अगर कोई कुत्ता या औरत वहाँ से गुज़र जाए, तो या वहाँ पर ये ईज़ी नहीं है कोई राइटर अगर कहे कि फीमेल जो है वही सोर्स है। डॉक्टर अल सदावी जो है वो उसी सोसाइटी में रहती थी जिसमें वफ़ा सुल्तान रहती थी। जो ऐसी सोसाइटी जो न केवल ये विश्वास करती थी कि महिलाएँ गंदी होती हैं, मतलब फ़िल्दी होती हैं, डर्टी होती हैं, बल्कि जो भी ऐसा नहीं मानता है महिलाओं के बारे में, उसको वो बुला के मरवा देती हैं। ऐसी सोसाइटी आसान नहीं थी डॉक्टर अल-सदावी के लिए वहाँ पर अपना कंटेंशन प्रूव करने के लिए, और ना ही आसान था वफ़ा सुल्तान के लिए ऐसे आइडियाज़ को अडॉप्ट करना। डॉक्टर अल-सदावी जो हैं वो फिर भी एक आइडियल फ़िगर हैं, और ये मानती है वफ़ा सुल्तान कि उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको बनाने में जो ये आज है। अब ये वफ़ा सुल्तान कहती है कि 1984 में इसका हस्बैंड जो है सीरियन डेलीगेशन का मेंबर था और वो ब्रिटेन भेजा गया जो है अपने टीचिंग मेथड्स पढ़ाने के लिए। उस समय वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में सीरिया की तिशरीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था और उसका ये जो ट्रिप था ये एक टर्निंग पॉइंट था इनके जीवन का। क्योंकि अब ये वेस्ट में भी देख सकते थे, जो किताबों से इन्होंने पढ़ा है, उसका कंपैरिज़न वेस्ट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो उससे कंपेयर कर सकते थे। और इसका हस्बैंड तो वहाँ पर बड़ा चकित था ब्रिटिश सोसाइटी देख के, जैसे कि अगर कोई प्रिज़नर जो है, वो जेल की सलाखों के पीछे पैदा हुआ है, वो पहली बार जो है जेल के उस तरफ जाके उसने सलाखों के बाहर की ज़िंदगी देखी है। उसने इसको एक सीक्रेट मैसेज भेजा, उसको कहने लगा कि मेज़न को ले जाओ और ब्रिटिश एम्बेसी ले जाओ और वहाँ अपना सब कुछ छोड़ दो और वहाँ से निकल आओ। लाइफ़ यहाँ की बड़ी डिफरेंट है और मैं बहुत सारे डिटेल्स नहीं बता सकता। तो इसने उसको कहा कि तुम सब कुछ छोड़-छाड़ के जो है एम्बेसी में चली जाओ अपने बेटे को लेकर। अब इसने जो है वो नहीं माना इस तरह की बात, क्योंकि इसको पता था कि वफ़ा को कि इसका हस्बैंड इंग्लैंड में है और वो भी सीरियन गवर्नमेंट की एक्सपेंस में है और उसका वीज़ा भी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इनके पास कोई और स्किल्स भी नहीं है कि ये नई लाइफ़ शुरू कर सकें। और फिर वो 3 महीने ब्रिटेन में रहा, फिर वो अ, इसने उससे रिक्वेस्ट किया तो फिर वो घर आ गया। और हर वक़्त वो जो है ब्रिटेन में उसका जीवन कैसे था यही सोचता रहा।
और जिस दिन वो वहाँ से यहाँ आया उस दिन से लेकर 4 साल बाद जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जाएँगे, हर दिन वो उस ब्रिटेन के बारे में ही बात करता रहा। जो 3 महीना उसने ब्रिटेन में बिताए थे, अम, उससे उसका जो प्रीवियस बिलीफ था कि भई मुस्लिम सोसाइटी जो है वो स्लेव हैं इस डॉक्ट्रिन की, इस कल्ट की, और वहाँ वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, ना उनके आइडियाज़ की इज़्ज़त करते हैं, ये चीज़ उसकी कन्फर्म हो गई। और कुछ बातों की वजह से वफ़ा सुल्तान उसके साथ डिसएग्री करती रही, क्योंकि मुराद तो वैसे ठीक था, वो कहता था कि इस्लाम ही बुरा है और मुसलमान जो हैं वो विक्टिम है। लेकिन ये वफ़ा सुल्तान सोचती थी नहीं, इस्लाम बुरा नहीं है, मुसलमान जो हैं वो गलत हैं। और कुछ समय तक ये उससे डिसएग्री करती रही और ये सोचती थी कि इस्लाम के फॉलोवर्स में प्रॉब्लम है, इस्लाम में नहीं है। लेकिन अब जब ये पीछे देखती है, तब ये सोचती है कि ये क्यों इंसिस्ट करती थी, तो इसको कोई भी कन्विंसिंग रीज़न नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो कि आप बहुत सारे मुसलमानों में भी देखोगे कि वो बस उनको लगता है कि ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि उनको लगता है कि उनका सर्वाइवल खतरे में आ गया है। इसलिए वो अपने आप को, अपनी सेफ्टी को, अपनी लाइफ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात कहते रहते हैं, नहीं इस्लाम बुरा नहीं है, क्योंकि इससे तो उनकी पूरी मेंटल वो ख़त्म हो जाएगी कि अब तक वो ऐसी चीज़ मानते रहे। अब बिना इनकी जाने ही इनके जो नए विचार थे, इनसे इनकी लाइफ़ जो है वो बदलने लगी। और ये कोई भी तरह का मज़हब जो है उसकी चीज़ें नहीं मानते थे, और जो है वो रमादान के वक़्त किसी भी फैमिली को विज़िट नहीं करते थे। और एक-दूसरे के प्रति भी इनका एटीट्यूड चेंज हो गया, और बहुत सारे इनके जो मिलने वाले थे, वो वफ़ा सुल्तान को जो है वो एक्यूज़ करते थे कि तुम बड़ी डोमिनेटिंग वुमन हो और तुम्हारा हस्बैंड बड़ा वीक है। और वो सोचते थे कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी की बातें बड़े रिस्पेक्ट से सुनता है और उसकी ओपिनियंस को सुनता है, तो इसका मतलब वो वीक आदमी है, और वो वुमन जो है वो बड़ी बॉसी है। तो जब भी इसकी माँ जो है आती थी इनके साथ ठहरने के लिए, तो वो अपना जो है वो एक्सप्रेस करती थी कि भाई देखो तुम अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करती हो। जैसे कि एक बार वफ़ा सुल्तान ने अपने हस्बैंड से पानी का ग्लास माँगा, जब वो डिनर टेबल पे बैठे थे, तो वो इस चीज़ के ट्रेडिशन की कस्टम थी कि उसमें महिला जो है वो अपने हस्बैंड को हर चीज़ लाके देगी। तो इसलिए उसको बड़ा अजीब लगा कि इसने अपने हस्बैंड से पानी का गिलास माँगा। तो ये अपनी माँ के साथ बहस करती थी, और फिर इसकी माँ हमेशा जो है कसम खाती थी कि इसके घर कभी नहीं आएगी। इसके 2 भाई जो थे वो भी कोई कम जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे इसको और इसके हस्बैंड के बिहेवियर को देख के, और काफ़ी सारे आधे जोक आधे सीरियसली जो है इसके हस्बैंड को जो है स्लेव कह के संबोधित करते थे। इसका हस्बैंड जो है उनके जोक्स को जो है वो बड़ी उदारता से लेता था, और कहता था कि जो वफ़ा सुल्तान है वो ऐसी वुमन है जो कि जिसको कि हमें ट्रीट अच्छी तरह करना चाहिए। और इनके ऑड बिलीफ जो हैं वो इनको अलग रखते थे, और इनको कई लोग कहते थे कि तुम लोग तो मार्क्सिस्ट हो गए हो, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो भी इस्लाम से थोड़ा भी डिविएट करता है वो एक गॉडलेस कम्युनिस्ट हो गया है। फिर वफ़ा सुल्तान कहती है कि इसने मेडिकल स्कूल से 1981 में ग्रेजुएट किया, 3 महीने जब मेज़न पैदा हुआ था, और अम, इसको अचानक से जॉब मिल गई माउंटेन विलेज में। अ, जो कि कंट्री के सेंटर में था, से दूर था, 60 किलोमीटर दूर था नियरेस्ट फर्स्ट एड सेंटर से। तो इसका हस्बैंड और ये एक गाँव में चले गए किनसेब्बा नाम के। वहाँ पर इन्होंने एक घर किराए पे ले लिया एक लोकल शेख मोहम्मद से। तो वो जो है मस्जिद की देखभाल करता था, और लोगों को बुलाता था नमाज़ के लिए अपॉइंटेड टाइम पे, और एक छोटे से कमरे में रहता था इनके घर के पीछे। शेख की बीवी थी और 7 बच्चे थे, जो उससे दूर किसी और शहर में रहते थे,
और उनमें से कुछ बच्चे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उसको विज़िट करने थोड़े समय के लिए आते थे गर्मियों की छुट्टियों में और उसके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध भी नहीं थे। तो ये फ़फ़ा सुल्तान कहती है कि ये और इसका हस्बैंड जो है वो शेख के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए क्योंकि वो एक बड़ा खुशनुमा आदमी था और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था और हम लोग बहुत घंटे बातचीत करते थे, आधे सीरियस आधे अ, जो है वो ह्यूमरस डिस्कशन में इस्लाम और उसकी टीचिंग के बारे में। और वो बार-बार एक बात कहता था कि बिलीव मी अम कि अगर वो आदमी कहता था कि अगर कोई मॉस्क के शेख को मस्जिद के शेख को तनख्वाह ना दे तो एक भी मस्जिद जो है खुली ना रहे सीरिया में। तो वफ़ा कहती है कि एक दिन इसको याद है एक बड़ा तूफ़ानी सर्दियों का दिन था जबकि इनके गाँव में बड़ी ज़ोर की वो हुई क्या बोलते हैं उसे बिजली खड़की बिजली गिरी तो शेख जो था उसने देखा कि जो उसकी मस्जिद की वो है टावर है, मीनारेट है वो और उसका कुछ इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो गया। तो वो फटाफट मुस्कुराता हुआ आया इनके पास कहने कि भई मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी अ, जब तक कि मॉस्क रिपेयर ना हो जाए, मस्जिद रिपेयर ना हो जाए। तो वो इसके हस्बैंड को और इसको ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो इनके बच्चे हों और बहुत ही ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग था। एक बार उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जब वो पुलिसमैन था और वो कैसे जो है वो घूस लेता था और लोगों को मारता था इंट्रोगेशन रूम में। और उसके बाद उसने जॉब बदल दी और फिर वो ट्रक ड्राइवर हो गया। फिर उसने बताया कि कैसे वो सामान चुराता था, जो वो ले जाता था सामान उसी की चोरी कर लेता था उसमें से। और इसके बाद वो एक जो है एक वेश्यालय यानी रंडी खाना उसके दरवाजे का वो होता था गार्ड और जिससे कि पहले वो मतलब उसके बाद ही वो अपने गाँव लौट गया अपनी बीवी और बच्चों के पास जिन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसने पश्चाताप किया और अल्लाह ने उसको क्षमा कर दिया और फिर वो अब गाँव का शेख हो गया है। और लेकिन उसकी जो है वो जोक मारने की मतलब अम, जोक्स कहने की आदत नहीं गई और उससे के जोक्स को देख के उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के बारे में पता चलता था जब से ये पहली बार उससे मिली थी। इनकी फ्रेंडशिप जो है शेख के साथ बढ़ती गई और इसके डाउट्स जो हैं उस शेख के प्रति बढ़ते गए और ये कई बार बातचीत में जो है फॉरबिडन टेरिटरी में चले जाते थे मजाक-मजाक में। क्योंकि इस्लाम के बाहर जो है वो मजाक में भी नहीं जाया जा सकता लेकिन ये लोग चले जाते थे। लेकिन वो आदमी जो है वो किसी भी तरह अनभिज्ञ आदमी नहीं था। वो उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आता था। उसको शुरू से ही पता था कि ये लोग जो हैं वो अ, मतलब कि जोक करने के बहाने जोक को क्या कहते हैं चुटकुले के बहाने ये लोग बहुत सारी सच्चाइयों को बता रहे हैं और वो कभी भी उसने इस्लामिक जो उपदेश हैं उनके बारे में कभी डाउट नहीं किया लेकिन फिर भी वो जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस को से बचता था और खाली कहता था अल्लाह ही जानता है और ये भी इम्प्रेशन देता था कि वो खुद भी कन्विंस नहीं है कि वो क्या विश्वास करता है। इसलिए वो और शेखों से भिन्न था जो कि ये बात बड़े विश्वास से कहते थे कि यही एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो फिर जब ये लोग उस गाँव को छोड़ के गए 3 साल बाद, तो फिर इनके पास बहुत से जो है अनआंसर्ड क्वेश्चन रहे। इनकी फ्रेंडशिप उस शेख के साथ ने बढ़ा दिया था इनके डाउट्स को और इनके सर्च ऑफ ट्रुथ को। और वफ़ा सुल्तान फिर भी इस्लाम के साथ अपने थोड़े बहुत लिंक्स रखती थी। मुराद इसका हस्बैंड जो है वो तो बिल्कुल ही अपोस्टेट जैसा हो गया था। शेख मोहम्मद वो अकेला नहीं था जिसके पास डाउट्स थे इस्लाम की टीचिंग के बारे में। कहती है कि जब ये गाँव में थी तो इसको बहुत तरह के और चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। वो एक प्रिमिटिव एक रूरल सोसाइटी थी जिन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि एक महिला जो है वो डॉक्टर हो सकती है।
जब ये पहले साल थी, वहाँ पर ही बड़े पेशेंस, धैर्य के साथ और अपनी बड़ी सहिष्णुता के साथ, परसिस्टेंस के साथ इसने वहाँ के गाँव वालों का विश्वास जीता और स्पेशली महिलाओं का। रात में इनका घर जो है वो इमरजेंसी रूम हो जाता था। इसको बीच रात में जगा देते थे, इसके दरवाजे पे खटखट होती थी और वहाँ पर कोई भी बोलती थी, "प्लीज़ डॉक्टर मुराद, अपना दरवाज़ा खोलिए, हमें वफ़ा से बात करनी है।" मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर नहीं है, फिर भी विलेज के लोग जो है उनको डॉक्टर बुलाते थे और और इसको डॉक्टर वफ़ा नहीं कहते थे, जबकि ये डॉक्टर थी। तो हमेशा इसके हस्बैंड को बोलते थे डॉक्टर मुराद, जबकि इसको इसके पहले नाम वफ़ा से बुलाते थे, डॉक्टर वफ़ा नहीं कहते थे। क्योंकि वो इस पर विश्वास करते थे, इसलिए ये उनके घरों में भी चली जाती है रात को, और उनको उनके बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं, जो उनके बंद तालों के बीच में रहते थे, वो वफ़ा सुल्तान के पास होते थे। और जब ये वहाँ जाती थी, कई चीज़ों के इसको बहुत ही ज़्यादा हॉरिफ़ाई हो जाती थी और इसका मन करता था विरोध करने का, लेकिन अम, लेकिन इसकी आवाज़ इसके ही भय से कि भई ये इस तरह से नहीं बोल सकते, दबा देती थी और ये बहुत सारे इनजस्टिसेस, बहुत सारे अ, अन्याय देखती थी। अब लिखती है कि रमादान का महीना था, जहाँ पर मुसलमान ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। ये इसके लिए सबसे हार्डेस्ट महीने होते थे। बहुत सारे इसके पेशेंट्स जो है वो आते थे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सेंटर में, और अ, इन रमज़ान के महीनों में। बहुत सारे ऐसे होते थे जो अ, एग्ज़ॉस्ट होके जो है वो कोलैप्स हो जाते थे। मतलब कि वो बेहोश हो जाते थे बिना खाए और डिहाइड्रेशन से, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है और इंडाइजेशन और वॉमिटिंग होती थी रात को, क्योंकि रात को वो खाना ठूँस लेते थे ताकि वो दिन में फ़ास्ट रख सकें, तो खाना ठूँस-ठूँस के रात को खाते थे, तो इस वज़ह से उनको उल्टी सी आती थी। आदमी और औरत सब काम करते थे खेतों में सुबह से, और बहुत मेहनत का और एग्जॉस्टिंग किसान का वाला काम करते थे, और जबकि वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती थी और इसलिए बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती थी, लेकिन फास्ट की वजह से वो पी नहीं सकते थे। तो इसको उन पे बड़ी दया आती थी और ये स्पेशली औरतों को बोलती थी कि तुम फास्ट मत रखो, लेकिन वो इसको ऐसी नज़रों से देखते थे कि ये कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती थी। और ये भी कहती है कि ये तो था ही कि वहाँ के जो आदमी थे वो अपनी महिलाओं को बहुत ही इनह्यूमनली ट्रीट करते थे और इस रूरल सोसाइटी में उनकी इतनी बुरी तरह से शोषण करते थे। कई महिलाओं का तो जो बच्चे पैदा होते थे खुले मैदानों में होते थे, और ये इसको बुलाया जाता था जब उस महिला को लेबर पेन शुरू हो जाते थे और वो ज़मीन में ही गिर जाती थी। तो इसको बड़ा गुस्सा आता था जब ये बड़े मजबूरी में उनको देखती थी कि ये कैसे इतना सारा अन्याय सहती हैं। और कभी-कभी ये डॉक्टर होने का अपनी अथॉरिटी जो है वो एक्सर्ट करती थी और अन आदमियों को बोलती थी कि तुम्हें कोई भी शर्म नहीं आती है, तुम्हें कुछ भी गिल्टी फील नहीं होता है। तो वो हँसते थे और इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। तो वहाँ एक्सप्लॉइटेशन इतना होता था महिला वर्कफ़ोर्स का कि लेकिन ये इसका मेन कंसर्न नहीं था। ये इसको इस बात से ज़्यादा था कि उनका यौन शोषण भी होता है। क्योंकि ये एक महिला थी तो इसलिए इसको बहुत सारे केसेस पता हैं जहाँ की एक मर्द डॉक्टर ने के ज के को जितने केस पता होंगे उससे कहीं ज़्यादा केस इसको पता है। सेक्सुअल असॉल्ट जो था वो वहाँ पर बहुत वाइड स्प्रेड था और बहुत लोगों की दृष्टि से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। क्योंकि ये लोग जो हैं वो सेक्सुअल असॉल्टेड होते हैं पर ये बात को घर से बाहर निकलने नहीं देते। ये बहुत सिम्पैथी दिखाती थी उन महिलाओं की जिनके साथ शोषण हुआ है, इसलिए लोग इसको ये उन लोगों का ट्रस्ट जीत लिया था और वो उसको ऐसे-ऐसे सीक्रेट्स बताते थे जो कि ये अपने ग्रेव तक ले जाएगी। बहुत सारी महिलाओं का रेप हुआ था और बहुत सारी इनमें से जो रेप वाली बलात्कारी महिलाएँ थीं, वो अपने ही घर के जो आदमी हैं, उनका शिकार हुई थी, स्पेशली अपने पिता का।
अनमैरिड लड़कियाँ जो प्रेग्नेंट हो जाती थीं इन बलात्कार की वजह से उनका मर्डर कर देते थे, जैसे ही उसके बारे में पता चलता था ताकि वो कलंक को धो सकें और इस स्कैंडल को छुपाए रखें। बहुत केसेस में तो जो मर्डरर होता था वही रेपिस्ट भी होता था और कुछ विक्टिम्स को तो पॉइज़न कर देते थे पेस्टिसाइड डाल के। जो कि ये सेब के पेड़ों में जो पेस्टिसाइड डालते थे क्योंकि वो एरिया में सेब बहुत होता था। तो वो जो पेस्टिसाइड वहाँ यूज़ करते थे सेब पर उसी से औरतों को मार देते थे। लेकिन डेथ सर्टिफ़िकेट में लिखवाते थे कि डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉज़ेज़। तो कोई भी डॉक्टर को जो है वो अ, मतलब डॉक्टर नहीं देता था डेथ सर्टिफ़िकेट और विटनेस भी नहीं आते थे। अब इसने जो है अ, जब तक वो सर्विस करी उस गाँव में इसका हार्ट ब्लीड करता रहा है, क्योंकि इसने इतना कुछ देखा इसके बाद 3 साल बाद ये लटाकिया वापस चली गई एज़ अ मोर एक्सपीरियंस वुमन और ह्यूमन राइट अब्यूज़ेज़ में इसकी बहुत अच्छी स्कूलिंग हो गई, जिस सोसाइटी में ये रहती थी वहाँ के हिसाब से। तो इतना ही था अ, आज का ये चैप्टर तो आपको महिलाओं की किस तरह से ये शोषण करते हैं, किस लेवल पे जाके तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी एक वुमन को कैसे सिगरेट से जलाया गया, एक वुमन के वेजाइना में ग्लास ठोंक दिया, जो डॉक्टर है वो इसको ऐसे बोल रहा है मैं तेरे को एक प्रोस्टिट्यूट को भेज रहा हूँ, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते ऐसे और बहुत सारी महिलाएँ वो वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करती थी तो उसी वक़्त जब लेबर पेन शुरू होता था तब बुला लेते थे डॉक्टर को और वो वहीं ज़मीन पर बुरी तरह से बच्चा पैदा करती थी। रमादान में जो है उल्टी आती थी उनको फास्ट नहीं इतनी गर्मी में वहाँ पर जो है उनको चक्कर आ जाता था बिना पानी पिए। ये सब ये देखती थी और वहाँ पर जो है कोई भी महिला इस्लाम में महिला एक प्रॉपर्टी है आदमी की। तो ये सारी चीज़ें इसने देखी। तो आज ये हमने चैप्टर देख लिया है। अभी मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन्स हैं तो? कल जो हम स्ट्रीम करेंगे उसमें मैंने नागा नागा साधुओं को, नागा सन्यासियों को बुलाया है। तो हम नागा सन्यासियों के बारे में सनातन सभा में जानेंगे कल। हुँ। हाँ, बिल्कुल मैं क्या बताऊँ मेरे को कितनी सारी गंदगी और ये सब पता चल गई है मतलब और जिनको मेरे नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मेरे को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो। और कौन-सी बुक? राम स्वरूप जी जिसका नाम हदीसों में। जी, अगर आपके पास किताब है तो मेरे को भेज देना।
पर इनकी मैंने बहुत गंदगी पढ़ ली है। एनीवेज़ कल हम नागा सन्यासियों से मिलेंगे सनातन सभा में। वो लोग बताएँगे नागा सन्यासी कौन होते हैं और किस तरह से वो। तो अब ये जो है वो मैं स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, और आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार नर पिशाचों से सुरक्षित रहेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें ज़रूर, क्योंकि लाइक इसलिए करें क्योंकि यूट्यूब फिर आगे रिकमेंड करता है। और आगे एक मैं स्ट्रीम करूँगी जिसमें आप लोग आके बताइए कि आपने कितने अपने पड़ोसियों को जागृत करा है और इस्लाम के विषय में बताया है। सेल्फ डिफेंस की सब चीज़ें रखें, एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ हिंदुओं का जो आपकी रक्षा को आ सके। इस्लाम में जीव का लक्ष्य है भोग, भोग और भोग। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं कल 5 बजे ऋग्वेद में।